बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। नाअहल नवाज शरीफ ने गुर्बत और हेपेटाइटिस जैसी मुहलिक बीमारियों में टॉप करने वाले साउथ पंजाब की तरक्की को काबिल सिताइश करार दे दिया। ऐसे लोग सियासत को बदनाम करते हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। नून लीग छोड़ने वाले मंजर से हट जाएंगे, नवाज शरीफ का दावा। नून लीग छोड़ने वाले बेवफा, इब्नुल वक्त और फसली बटेरे हैं। शहबाज शरीफ से कहेंगे ऐसे लोगों को नहीं मनाना चाहिए। राना सनाउल्लाह का मशवरा। जनूबी पंजाब के लिए शरीफ बरादरान के दिल में कितना दर्द है। अपने अदवारे हुक्मरानी में जनूबी पंजाब के फंड्स किस तरह से लाहौर के सीवरेज सिस्टम, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और अपने दिफातर की तज़ीनो आराइश में लगा दिए गए, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुल्क के वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के सर पर भी नाअहली की तलवार लटकने लगी। पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुल्क के वजीर खारजा को गैर मुल्की कंपनी में नौकरी की क्या जरूरत थी? बैरून मुल्क फुल टाइम नौकरी करने वाला पाकिस्तान में वजारत कैसे चला सकता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी संगीन सवालात उठा दिए। तफसील से बात करने के बाद प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से के जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म का रुख इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के बाद अब कोयटा की जानिब। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने डॉक्टर्स की तनख्वाहें वक्त पर अदा न करने की वजह से सेक्रेटरी सेहत की तनख्वाह रोकने का हुक्म जारी कर दिया। डॉक्टर को 24,000 रुपए माहाना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ड्राइवर 35,000 रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करता है। बलूचिस्तान के हुक्मरानों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की नालायकी की दास्तान पंजाब और सिंध से मुख्तलिफ नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के निहायत अहम रिमार्क्स। किसानों से अब तक कितना गन्ना खरीदा गया? पाकिस्तान की तमाम शुगर मिल्स को नोटिस जारी करते हुए 10 रोज में भी मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली गई। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि 10 साल तक अवाम की जेबों से हर माह 35 रुपए टीवी फीस की मद में लेकर 42 अरब रुपए पीटीवी की नाअहल इंतजामिया ने अपने अलल्ले तलल्लों पर उड़ा दिए। इदारा फिर भी बदतरीन खसारे का शिकार। अरबों रुपए आमदन के बावजूद खसारे में चलने वाले पीटीवी को आखिर कौन दीमक की तरह चाट कर खोखला कर रहा है? मकरूज मुल्क का एक और बड़ा इदारा रेडियो पाकिस्तान भी तबाहाली का शिकार। पीटीवी से लेकर रेडियो पाकिस्तान तक आखिर सब इदारे मुल्क के खजाने पर बोझ क्यों बन चुके हैं, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। कल हम आमिर साहब बात कर रहे थे साउथ पंजाब के हवाले से, जो बगावत की एक लहर वहां से उठी उसको तफसील से हमने डिस्कस किया। जनूबी पंजाब, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब की काबिल सिताइश है वहाँ पर तरक्याती, मगर हम तो देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहाँ पर बदतरीन बीमारियाँ, मोहलिक बीमारियाँ। फिर साउथ पंजाब में तरक्की आखिर किस तरह से है जो नवाज शरीफ साहब को नजर आती है? पहले तो वो जो ग्रुप साउथ पंजाब का टूटा है तो उनका ठीक है, उन पे हमें भी बड़े माजी के भी गिले शिकवे हैं कि वे माजी उनका कोई इतना दरख्शा नहीं है। पर एक मैं उनका ज़रूर एहसान मानता हूँ कि उन्होंने ये जनूबी पंजाब के अलहदा सूबे की डिबेट को दोबारा इसमें जान डाल दिया है कि कम से कम ये हमारी सियासत का हिस्सा बन गया है। और ये पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि दुनिया की तारीख में कहीं नहीं होता कि एक सूबा जो है 56% हो और वहीं से आप मेजॉरिटी बन ले, उससे खराबियाँ होती हैं। हमें मानना पड़ता है, हमें तारीख ये बताती है कि बांग्लादेश का जो था वो मसले बड़ी देर पहले शुरू हो गए थे। किसी को, सबको नज़र आ रहा था कि ये ख़राबी है, मगर किसी ने उसको एड्रेस नहीं किया। ये एक बुनियादी इशू है और इसको एड्रेस करना चाहिए। कम से कम इनकी वजह से ये डिबेट पे आ गया। मगर एक बड़े मज़गा खेज किस्म के बयान आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी के वो मैं बयान देख रहा था, काफ़ी लीडरों के आए हुए थे कि साउथ पंजाब के लिए बिलावल ने कर दिया, वो कर दिया। वो एक हंसी आती है। इनको भी, नवाज शरीफ साहब को भी एकदम साउथ पंजाब का ख्याल आ गया कि सुबह होना चाहिए, हल्का सा नहीं भी है। तो डिबेट कम से कम इस इशू पे आ गई है और इसको कर लेना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि पंजाब में किसी को एतराज़ नहीं है। मुझे आज तक कोई बड़ी आवाज़ नहीं मिली है जो ये कहे कि ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ पंजाबी तंग आ गए हैं। उनको वो जो गाली पड़ती है कि जनाब ये पंजाबी खा गए, लूट गए, वो भी तंग आ गए। वो कह रहे हैं खुदा के लिए हमारे 3 टोटे कर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के इस तरह के बयानात सुन के एक क्या बंदा हंस ही सकता है? एक मज़गा खेज किस्म का होता है जब उस तरह की बातें करते हैं कि छोड़कर जाने वालों का ताल्लुक हमारी जमात से नहीं था। फिर ऐसे लोग सियासत को बदनाम करते हैं और इनका आना जाना लगा रहता है। और फिर ये कि ये डिक्टेटर्स की पैदावार होते हैं और ये इसी पैदावार को आपने अपने लिए रखा। क्या इस पे बंदा सीरियस तज्जिया इसके ऊपर करे
कि जनाब जब ये आपको सूट कर रहे थे, अगर ये लोग 20, 30, 25 ना आते जनूबी पंजाब के और काफ़ी सारे जो इंडिपेंडेंट थे, तो आपकी तो अक्सरियत ही नहीं बनती थी। जब आपको अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए लोग चाहिए होते हैं तो ये बड़े अच्छे होते हैं। अब ये जा रहे हैं तो एकदम जो है ना आपको बुरा लग रहा है। और डिक्टेटर की पैदावार, नवाज शरीफ साहब ये कहना कि जो कि ज़ियाउल हक को अपना रूहानी बाप मानते थे और सियासी बाप मानते थे, तो एकदम से वो डिक्टेटर की जब ये बातें करते हैं तो ये इसी कल्चर की खुद पैदावार है। नून लीग भी इसी कल्चर की पैदावार है। तो ये जो ये लोगों के साथ करते रहे हैं, तो ये अब पहली दफ़ा इनके साथ हो रहा है। और ये जो चाकू मारने की तो कम से कम बात ना किया करें कि लोग ये मुझे से बैक स्टैबिंग कर रहे हैं और ये मेरे साथ ये पीछे से जो है ना वार कर रहे हैं, कि हम सबको पता भी था, मगर ये चौधरी शुजात साहब की किताब ने दोबारा ये याद दहानी की है। उन्होंने दोबारा वो भूली बातें याद करवा दी हैं, भूली दास्तानें याद करवा दी हैं कि इन्होंने डे 1 से चाकू मारना शुरू किया। जिस तरह उन्होंने रोशनी डाली है कि जुनेजो साहब को जब इन्होंने चाकू मारा नवाज शरीफ साहब ने, तो चौधरी शुजात वगैरह ने गुजरात में उनका जलसा करवा दिया, जिस पे इन भाइयों पे मुकदमात करवा लिया। उन्होंने कहा नहीं, इनके साथ नहीं आना। फिर उनके साथ किया और किस किस को चाकू नहीं मारा। आखिरी पूरी पार्टी में इनके पास सिर्फ एक आदमी रह गया था जो 85 से ऑनवर्ड थ्रू आउट साथ था, उसका नाम था चौधरी निसार। यू गेस्ड इट राइट, कि चौधरी निसार को भी फाइनली जो है ना इन्होंने नहीं छोड़ा और इनको एहसान वो सारे भूल गए। इससे पहले बड़े बड़े लोग होते थे जो इनके साथ, चौधरी शुजात थे, फिर गौर अयूब थे, फिर एक लंबी लिस्ट है, इजाजुल हक थे, जावेद हाशमी थे, पता नहीं कौन कौन थे, सब आहिस्ता आहिस्ता छुट्टी करवा दी। उसके बाद आखिर में इतने मासूम बन के वो कह देते हैं कि जनाब ये देखें, ये लोग इनमें वफा नहीं है और ये लोग पीछे से मेरे को चाकू मार रहे हैं। और ये पता नहीं, मुझे कई दफ़ा लगता है कि शायद ये किसी और दुनिया में रह रहे हैं। ये टेलीविज़न की दुनिया नई आ गई है, यहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड पे होती है, लोग देख रहे हैं, लोगों का शऊर भी बढ़ गया है और लोगों को पुरानी बातें याद है। पर मियाँ साहब को शायद वो जो आप गजनी फैक्टर कहते हैं ना, सिलेक्टिव एमनेसिया, कि वो एकदम चैप्टर भूल जाते हैं। ही थिंक्स कि वो कोई चे गुवेरा है, कोई माओजे तंग है, जिन्होंने सारी उम्र नज़रियात की बात की और नज़रियात की वजह से जो है अपनी कुर्बानियाँ दी, और पता नहीं वो अपने आप में अपना क्या इमेज देखते हैं। कोई भी बात करें, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, कम अज कम हिस्ट्री का, तारीख का कोई बुनियादी हकायक को इस तरीके से नजरअंदाज ना करें कि बिल्कुल गोल ही कर जाएं कि उसके ऊपर इंसान उनको संजीदगी से ना ले। मुझे सीरियसली नवाज शरीफ साहब की ज़हनी हालत पे अब शक होने पड़ गया है कि वाकई वो रोज करने लग पड़े ये बातें, और उसका सियासी सियाको सबाक से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका तारीख से कोई ताल्लुक नहीं होता। और मुझे यकीन करें, रोज आप पूछ लेती हैं, मुझे ये बात दोहराते में भी अब शर्म आती है कि मैं क्या कहूँ। वो तो डेली बोलते हैं कि ये 35 साल से ये वो साहब हैं जिनको पाकिस्तान की उस पर मुसल्लत है। और थैंक्स टू पैनेमा हमारी देखें ना सारों की जहालत, सहाफ़ियों की और पाकिस्तान कौम की और हमारी अपोजिशंस की, कि हमें पैनेमा के ज़रिए पता चला कि ओहो इनकी तो कतर में कारोबार भी था, इनका तो क्या क्या ये मिल भी थे, ये फ्लैट भी थे। एक आदमी को 35 साल हमारे वो ऊपर मुसल्लत रहा, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना, 2-3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बना, और हमें पैनेमा के थ्रू पता चला कि इनकी जायदादें हैं, इनकी ये है वो है, बुनियादी चीज़ें ये दुनिया में कहीं इमेजिन नहीं किया जा सकता कि किसी प्राइम मिनिस्टर की या सदर की एक दफ़ा भी इलेक्ट हो, बुनियादी चीज़ें ना पता हो। ठीक है, सही तो क्या इस पे साउथ पंजाब के लिए कितना दर्द है क्लास, अब उस पर डिटेल से बात करेंगे। मगर नवाज शरीफ साहब तो ये भी कहते हैं कि जो पार्टी छोड़ के गए हैं जरूर उन पर कुछ वारिद हुआ है। अब ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं आमिर साहब की बात से शुरू करूँ कि इन्होंने कहा जी पनामा से हमें पता चला है जी कि इनकी जायदादें बह रहे हैं। फरूक लगारी साहब का इंटरव्यू हमने कुछ अर्से पहले यहाँ चलाया था टीवी चैनल पे। फरूक लगारी साहब को 1996-97 में पता था, उन्होंने बताया नहीं था कि इन लोगों ने कैसे करप्शन किया, कैसे माल बनाए और कहाँ कहाँ पे ऑफशोर कंपनीज को इन्होंने यूज़ किया। ये लगारी साहब का इंटरव्यू था, वो कहते जब प्रेसिडेंट वगैरह थे उन्हें सारा पता था। 15 साल पहले का पता था। कौम थोड़ी थिक वो हो गई है, स्किन्ड हो गई, मोटी खाल है हमारी। ये रहमान मलिक की रिपोर्ट आपको भूल गई है सर, जो इन्होंने 93-94 में कंपाइल की थी FIA की, उसमें सारी डिटेल फोटो तक इनके लगे हुए हैं सर। 93-94 के इनके फ्लैट्स के, इनकी पिक्चर्स पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट्स में लगी हुई हैं। ये कौम गजनी है सर, ये नवाज शरीफ साहब गजनी नहीं है। वो एक्ट करते हैं, फेक करते हैं। उन्हें पता है कि लोगों को बैठ के इस तरह आप बिल्कुल मासूम बन जाएं, भोले बन जाएं और ऑस्कर विनिंग वाली परफॉर्मेंस दें कि लोग भूल जाएं कि जनाब की इतनी बड़ी अदाकारी हो रही है। अदाकारी हो रही है, ये कौम को नहीं पता। मैं तो आपको 2 रेफरेंसेस दे रहा हूं इंतहाई क्रेडिबल कि रहमान मलिक की रिपोर्ट 94 की
आज से कितने साल बनते हैं, 24 साल पहले कि 24 साल पहले उन्होंने सारी डॉक्यूमेंट करके चीजें दी, ट्रांजैक्शन बताई, कहां से पैसा गया, आपने कैसे पेशावर से किस आपने मनी लॉन्ड्रिंग को इस्तेमाल किया, आपने बहरीन के पता नहीं ओमान पैसे भेजे, वहां से मनी लॉन्ड्रिंग दोबारा वाइट की, सारी डिटेल लिखी हुई है और फोटोज हैं। एक बात आपकी, शक तो पहले था, अब तो कतरी लेटर के थ्रू उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम जो शक करते थे कि ये मोटरवे के पैसे खाए गए हैं और सैफुर रहमान की रेडको कंपनी ने वो मोटरवे के पार्ट्स बनाए हैं, अब इनका कन्फेशन आ गया कि हाँ वो हमारे पार्टनर थे और वो पैनामा के केस में ये पॉइंट हम जिक्र करते रहे, कभी डिस्कस नहीं हुआ, इकरारनामा आ गया। अच्छा बहरहाल उस पे अब उनकी एक नई उन्होंने हिकमत अमली बना। मैं हमेशा कहता हूँ दोनों भाई जो है ना घर में बैठते हैं, एक अदद वर्किंग पेपर तैयार करते हैं, नोट्स बनाते हैं कि भाईजान तुसी आज जाके टीवी ते की कहने थे, मैं जाके आज उधर उलट की कहने और बाजी क्या कहेगी। अब शहबाज शरीफ साहब की और इनकी हिकमत अमली देखें, इन्होंने आज उनकी ठुकाई की है जनूबी पंजाब या सराय के इलाकों के MNAs की, बड़े गलत हैं ये, बड़े जनाब ये एक तरह मफाद परस्त हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये गलत लोग हैं, आते जाते रहते, इनका वोट मैटर नहीं करता। मतलब ये है कि जो वोट हमें डाले वो हलाल वोट है, जो वोट हमारे खिलाफ जो वो हराम वोट है। वो तो हमने आपको पता है वहां पे आके देख भी लिया सेनेट चेयरमैन के लिए, इन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि जमहूरियत हम है। वही मुझे उनकी याद आती है उनका अमिताभ बच्चन साहब का जब उनका मशहूर फिल्मी डला आगे, उनका नहीं था, उन्होंने कहा लाइन वहां से शुरू होती है जहां हम खड़े हो जाते हैं। तो जमहूरियत वहां से शुरू होती है जहां नवाज शरीफ साहब खड़े हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा इनके हामियों में थोड़ी सी है ना पढ़ लें उसकी चौधरी शुजात हुसैन की किताब, जितनी पॉलिटिकल बेट्रेल्स मैं कहूंगा, जितनी पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, ये चौधरी शुजात साहब की किताब पढ़ के मैं कह रहा हूँ, इनके क्लोज, इनके क्रोनी भी थे, इनके पार्टनर्स भी थे, इनके दोस्त भी थे और तमाम मैं कहूंगा इनके पॉलिटिकल अदरवाइज क्राइम्स का हिस्सा भी थे चौधरी साहब, बड़े करीब थे इनके, उनसे बेहतर कोई नहीं था। उन्होंने जो इनके कच्चे चट्टे खोले हैं ना सर, जिस तरह बताया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये वहां पे चौधरी ज़हूर लेके घर, जरा सुनने से ही जो जमहूरियत के मैं कहानी सुना रहे हैं आज कि जमहूरियत मेरे से शुरू होती है। उन्होंने लिखा है कि हमारे घर के बाहर एक लड़का आया कश्मीरी गोरा चिट्टा, जी चौधरी शुजात साहब ने लिखा है अपने उसमें बुक में आया, तो उसने कहा जनाब हमने वाले साहब को परवेज इलाही गए, उस वक्त वो भी जवान होंगे, पूछा 1977 का वाकया है, 1977 का भुट्टो साहब के बाद जो इलेक्शन हो रहे थे 77 के, उन्होंने कहा जनाब को एक वहां पे मियाँ शरीफ साहब का कोई बेटा आया हुआ है तो उसका नाम नवाज शरीफ है, यंग आदमी तो मिलना चाह रहे। उन्होंने चौधरी पे आकर उनसे मिलवाया ज़हूर इलाही साहब से, वहां बताएं, उन्होंने कहा मेरे अब्बा जी ने जनाब कुछ पैसे भिजवाए आपके लिए इलेक्शन कैंपेन के लिए, आप भुट्टो साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये पॉलिटिक्स का स्टार्ट हो रहा है सर। तो चौधरी साहब ने आके उन्होंने कहा हम तो लोगों को पैसे देते हैं, हम उनसे आके यहाँ पे लेते नहीं है। इनके वाले साहब ने कितनी जाके कुरान कसमें हलफ दिए चौधरियों को कि जनाब ये मुहैदा कर ले, मेरे बेटे की सपोर्ट कर ले, इनकी हेल्प कर ले। शहबाज शरीफ साहब कुरान उठा के देते रहे हैं। ये चौधरी उन्होंने लिखा, शुजात ने लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने कुरान उठा के लाए थे और मैंने मना कर दिया कि अच्छा नहीं लगता कुरान को दरमियान में लाएं कि आपके साथ जो डील हो रही, अब्बा जी जो डील कर रहे हैं उसको ऑनर करेंगे। कहते 3 महीने बाद मुकर गए थे, एक दफा नहीं 3 टाइम। इनके अब्बा हजूर 3 दफा उन्होंने, चौधरी ने लिखा है 3 दफा हमारे साथ उन्होंने हल्फ लिए, कुरान उठाए, उन्होंने जमानतें दी और 3 दफा आके आपके बाप बेटे आके उसमें मुकर गए। मतलब जिस तरह जुनेजो साहब वाली आप बता रहे हैं, जनरल जियाद साहब वाली बता रहे हैं और बड़ी सारी चीजें यहाँ पे, इवन ये तो आपने कहा ना जनरल जियाद साहब इनके बड़े मोहसिन थे, होंगे खुद भी मानते हैं। चौधरी शुजात लिखते हैं कि जब इनको यहाँ से उनकी डेथ हुई जनरल जिया की, उनकी फैमिली के पास रहने को घर नहीं था। उनकी मिसेस का जनरल जिया साहब की उनका विडो का फोन गया चौधरी शुजात को कि हमारे पास रहने को घर नहीं है, हमें कहा जा रहा है कि आर्मी हाउस खाली करो। तो चौधरी साहब ने कहा कि मैंने नवाज उनसे एक तरह का कहा कि नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे, भाई ये कुछ उसमें मदद करेंगे। जनाब वो फोन लेने से इनकारी थे, फोन नहीं उठा रहे थे उनके, और चौधरी शुजात ने उनको अपना घर दिया जिसमें बाद में वो रहे 3.5 साल, बाद में उनको अपना घर बढ़ा। ये आपको बता रहा हूँ जो इनकी वफादारी जिसकी तवक्को रखते हैं। साउथ पंजाब वाले तो मान लिया लोटे हैं, मान लिया उनका करैक्टर नहीं है, मान लिया वो बड़े कमजोर लोग सरायकी, वैसे कहते हैं बेवफा है, हम मान लेते हैं हम सरायकी सारे साउथ के बेवफा हैं। आपकी वफा की कहानियां तो सारी एक्सपोज करके रखती हैं चौधरी शुजात ने। बाकी छोड़े, चौधरी को छोड़ दें। जनरल जिया तो आपके रूहानी में बाप थे ना, आपके मेंटोर थे ना, आपको उन्होंने ग्रूम किया, आपको पॉलिश किया, आपको माशाल्लाह इस मुल्क पे उन्होंने नाजिल किया, उन्होंने मुसल्लत किया। उनकी बेवा जब आपको फोन करती हो आप तो फोन नहीं लेते, आप उनकी मदद नहीं करते, जिनकी वजह से आप 10 साल पावर में आए थे। इससे ज्यादा कोई अपॉर्चुनिज्म की कोई मिसाल हो सकती है जो चौधरी शुजात ने एक्सपोज किया सर? बेस्ट बात ये है कि वो कह रहे हैं इनको मनाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें इनको। और भाई साहब, छोटे भाई साहब जो आप कह रहे हैं गुड का बैड का, छोटे भाई ने सारा साउथ पंजाब इकट्ठा किया हुआ था, उनसे मीटिंग कर रहे थे, एकदम से वो याद आ गए वो सारे MP MNA जिनको 5 साल इन्होंने बिल्कुल मुंह नहीं लगाया। इनका स्टाइल है, मैंने पहले भी आपको कहा था किसी दिन लियाकत बलोच साहब को हमने शो में लेना है जो इनकी गुड का बैड का वाली कहानी सुनाएंगे पूरी, कैसे खेलते हैं। एक भाई ने डंडा उठाया हुआ है, वो फौज को मारना हो डंडा नवाज शरीफ साहब ने मारेंगे।
वो आपको उन्होंने आके अटैक करना हो चीफ जस्टिस पे, नवाज शरीफ साहब के पास डंडा है। उन्होंने MNA या पार्लियामेंटेरियन या साउथ या सराइकी इलाकों के लोगों पे उन्होंने अटैक करने हूँ, वो नवाज शरीफ साहब के हाथ डंडा। उनका रोल जो है ना बिल्कुल एक गंडासा पकड़ा हुआ है, सियासी गंडासा, जो आता जाता है उसको तहस नहस वो करते जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब गाजरों का एक टोकरा सार पे उठा कर फिर रहे हैं और देते जाते हैं, बांटते जाते हैं। भाई जान ने ऐसे कौन से ये घर से ये बकायदा इनकी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है। एक जो मौला जट बना हुआ है, मुनव्वर ज़रीफ बना हुआ है। अब उसको कह लेना, तो दोनों ने बैठ के पूरे मुल्क की सियासत को उन्होंने यहाँ पे हाईजैक किया हुआ है। खुद इनकी कहानियां दास्तानें इतनी इबरतनाक है, पढ़ के आमिर साहब मुझे कहने दें इजाजत, पूरी किताब मैंने पढ़ी है, दुख भी हो, अफसोस भी, और खुदा का शुक्र भी किया कि यार हम इस क्लास में से नहीं है यार। जितनी बेट्रेल, एक दूसरे को मुंह पे कुछ कह रहे हैं, पीठ पीछे कुछ कह रहे हैं, कुरान उठाए जा रहे हैं, काबों में कस्में दी जा रही हैं, हलफ लिए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के भाईचारे हो रहे हैं, मुंह पे मुस्कुरा रहे हैं, पीठ पीछे छुरियां मार रहे हैं, न बेट्रेल्स हो रही हैं, धोखा हो रही है, न फ्रॉड हो रहे हैं। दोनों को पता है कि ये हम एक दूसरे से फ्रॉड कर रहे हैं, फिर भी वो गले लग रहे हैं। मुझे चिढ़ है ये इस तरह। आप उन चौधरी शुजात की किताब पढ़े ना, दोगले रवैये से। ये मैंने नहीं लिखी। लोग कहेंगे अब सियासतदान और सियासतदानों को बदनाम करे, मैंने नहीं लिखी, ये चौधरी शुजात या उन्होंने लिखी। हमारी जो दोस्त हैं अरूज रज़ा, जी अरूज रज़ा ने लिखी है किताब। हमने नहीं लिखी कि आप हमारे ऊपर कल को तोपें गन्ने उठा लेंगे, आप लोगों को सियासत और सियासतदानों से वो कर रहे हैं। मुतनफिर होता है बंदा इन लोगों के असल करैक्टर देख के, इनके चेहरे देख के, क्या यार ये हमारे लीडरशिप है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारी नई नस्लों को इन्होंने आगे लेकर चलना था। ये है खान साहब के जब वो कह रहे थे ना कि ये डिक्टेटर्स के लोग थे, हमारी रखों में सफ़ों में आए हुए थे, अब चले गए हैं। वो पीछे जो 5 खड़े हुए थे ना, उनमें से 3 सारे डिक्टेटर्स के खास कैबिनेट के मेंबर्स थे, वो सारे पीछे खड़े हुए थे। चौधरी साहब ने उसमें एक बात ऐसे लिख दी, मुझे नहीं पता जुबानी सा फिक्र है, चौधरी साहब खुद ही उसको एक्सप्लेन करें। वो कहते हैं मैं वहां पे उसमें शाम गया, उसमें जो हाफिज असद थे, जो इनके वालिद थे बशारुल असद के, तो नवाज शरीफ ये उस वक्त ये वजीर दाखिला थे, तो वो वजीर आजम थे नवाज शरीफ, तो उन्होंने चुटकुला मारा। अब चुटकुला देखें उन्होंने कैसे मारा हाफिज असद साहब ने। उन्होंने कहा बाकी तो ठीक है, अब जिस काम के लिए आए हैं वो तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये हाफिज असद कह रहे हैं जाके जरा नवाज शरीफ साहब को कहें कम खाया करें। ये चौधरी शुजात साहब ने लिखा है कि मोटे हो रहे हैं। अब ये उन्होंने किस माने में कहा है ये उनको पता होगा या वहां पे पता होगा। जहां तक बात है जनाब की, इन्होंने साउथ पंजाब के लिए शहबाज शरीफ साहब ने दूध की नहरें बहा दी। वो दूध की नहरें ब्रेक से वापस बताएंगे हम। मतलब शर्म आती है, हम आपको डॉक्यूमेंटेड बताएं कि कितना साउथ के साथ आप लोगों ने ज्यादती की, जुल्म किए, उनके फंड खाए, और थोड़ी सी भी हमें कोई शर्म नहीं आती टीवी पे कहते हुए कि हमने साउथ को वहां पे पैरिस बना दिए। जरा वापस है, मैं आपको इनके कच्चा छठा बता सही है, बिल्कुल। चलिए ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए जनूबी पंजाब के अरकान कौमी सूबाई असम्बली से जो मुलाकात शहबाज शरीफ साहब ने की है, इस मोहब्बत की असल में शक्ल क्या है ये आपके सामने रखेंगे। ब्रेक लेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद करेंगे। ख्वाजा आसिफ से मुतालिक क्लासा बात होगी, मगर उससे पहले साउथ पंजाब में जो दूध और शहद की नहरें बहाई हैं शहबाज शरीफ साहब ने, उसका जिक्र होगा। जो इन चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हैं ना कि पंजाब में नए सूबे बनने चाहिए, वो बेसिकली पंजाब की सपोर्ट नहीं कर रहे, उसकी कोई खिदमत नहीं कर रहे। ये फेडरेशन के लिए जरूरी है। 148 आमिर साहब सीटें एक सूबे से, 12 करोड़ का एक सूबा है और 11 करोड़ का बाकी है 3 सूबे। एक सूबे से जीत के पूरी फेडरेशन आप हाईजैक कर लेते हैं। ये नवाज शरीफ साहब की कौन से और सूबे में हुकूमत है मुझे बताएं, या इनका वोट बैंक है। हज़ारा के अलावा कहीं पे इनको 2-4 सीटें मिलती हैं सर। ठीक है, बलूचिस्तान में इनके नहीं है, वहाँ सिंध में इनकी नहीं है, KPK में इनके पास वोट बैंक एक महसूस है। सारी की सारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ वो कहाँ से लेते हैं, वो पंजाब से लेते हैं। पंजाब में वहाँ पे 148 में से वो सीटें जीत के आते हैं। वहाँ पुलिस, थाना, कचहरी, DPO, DCO, कमिश्नर, ब्यूरोक्रेसी सबको मिलाओ, उनको MNAs के हवाले, MPs के करो, लोगों पे तशद्दुद करो, मरवाओ, पर्चे कटवाओ। आप इस तरह रूल करते हैं। फंड्स अपनी मर्जी के इस्तेमाल करें कि हम पैसा देंगे तो आप सांस ले सकते हैं। इसलिए पंजाब की आप इसको कहते हैं ना कि इसके टोटे करें। टोटे करने से पंजाबी मेरे दोस्तों भाइयों के ना दिल टूट जाते हैं। अब टोटे ना कहा करें, वो कहते हैं लफ्जों का इंतखाब आगे पीछे। आप कहा करें कि पंजाब को रैशनलाइज किया जाए, इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। बेहतर वर्ड है। मैं भी आके करेक्ट करूं, मुझे अभी सरवर बारी साहब ने भी मैसेज किया कि ये क्यों कह रहे हैं कि 2 पंजाब नहीं है, हमें सराइकी सूबा चाहिए। हमें जिस तरह इंग्लैंड के 2 टोटे नहीं हो सकते, there's just one England, there's one पंजाब and there is सराइकी।
तो मेरी उनसे गुजारिश है कि बिल्कुल जिस तरह आपने कहा अल्फाज पे ना जाएं, अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए। हम एक चाह रहे हैं कि दूसरा सूबा एक बिल्कुल बन जाए, तो उसको जो मर्जी नाम ले लें, जो मर्जी उसका जोग्राफिया कर लें, ये अगली बहस है, पर पहले मनवाना जरूरी है कि 2 टोटे होने चाहिए। ये इस मुल्क की लॉन्ग टर्म अगर हम इसको सस्टेनेबल चाहते हैं, क्योंकि आपको 900 रुपया मिलता है एनएफसी का पंजाब को सर, और खर्च क्या हो ये कैसे करते हैं मैं भी उस पर आता हूँ। 900 में से आपको बिलियन एनएफसी का मिल रहा है एनुअल, उसमें से 300 बिलियन सेंटर को मिलना चाहिए, 300 पोठोहार जहां पे हम बैठे हैं, पोठोहार भी हमें उतने प्यारे हैं और अजीज है, नॉर्थ और पंजाब जो है, और 300 बिलियन आप सरायकेला के और साउथ पंजाब में है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो करें आप, पॉपुलेशन के हवाले से करें। 4-5 करोड़ के से ज्यादा लोग वहां रहते हैं, यहाँ नॉर्थ में इंसान रहते हैं, इनको डेवलपमेंट की जरूरत है, पोठोहारियों को डेवलपमेंट की जरूरत है, हिंदुओं को जरूरत है। एक्चुअली तो सूबों से ज्यादा आगे ये आइन के अंदर भी है कि लोकल बॉडीज के अंदर जिस एरिया का जो पैसा है उसका एक लिमिटेड पैसा वही खर्च होना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज enshrined in the constitution. So ideally तो local bodies का हर तहसील हर डिस्ट्रिक्ट का एक बजट होना चाहिए, मगर लेट्स से चलो फॉर स्टार्ट यही कर लें कि 2 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स बना लें, इसको रैशनलाइज किया जाए। अब बात वहीं पे कि आपने यहां से तो ले ली फ्रीडम, जिसकी बात हम कहते हैं 18वीं तरमीम के जो बड़े यहाँ पे हामी बनते जिसकी उस पर तनकीद आती है, सूबों को ने यहां से पावर तो ले लिए, आगे आपने ग्रास रूट तक नहीं दी, जिलों तक आपने नहीं दी, डिवीजन तक लेके नहीं गए, सारी चीजें लाहौर कराची इस्लामाबाद और वहां पे पेशावर क्वेटा में आपने रख ली हैं। आप उतने बड़े डिक्टेटर बन गए जितने आप कहते थे सूबों पे यहाँ फेडरेशन डिक्टेटर थी। आपने तो पैसा आगे जाने नहीं दिया, आपने तो शिफ्ट ही नहीं होने दिया, आपने कोई नाजिम को वहां डेवलप नहीं होने दिया, लोकल लेवल पॉलिटिकल एक नई एलीट आपने पैदा नहीं होती। 8, 10, 15, 20 आपने सियासी घराने पकड़े हैं, उनकी जेबों में नोट डाले हैं, पैसा डाला है आपने, थानेदार, एसएचओ, डीपीओ, डीसीओ उनको आपने हवाले कर दिया, और ये भी हमारी दाद दे ब्यूरोक्रेटिक क्लास को, इन्होंने भी सरेंडर किया। व्हाट अ फॉल, शेमफुल सरेंडर किया हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, कि उन्होंने कहा जनाब कि जो हमजा शहबाज शरीफ साहब कहेगा, जो एमएनए कहेगा, जो शहबाज शरीफ कहेगा, बंदे मारने पड़ेंगे, मार देंगे। हमने यहाँ पे लोगों पे जुल्म करने, तशद्दुद करने, एमपीएमएनए को हमने जितवा के देना है, वो एक अलहदा कहानी है। आप सुने पैसा गया कैसे, जो आज फरमाया ना कि साउथ पंजाब में इन्होंने वहां पे दूध की नहरें बनी, इनकी वारदात का तरीका क्या है लाहौरियों का सर, हमारे दोस्तों का, ब्यूरोक्रेसी का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, एलोकेशन दिखाते हैं कि हमने 36% की है जी ये बजट के लिए, फिर हमें शर्मिंदा किया जाता है, ट्वीट कराए जाते हैं, खबरें, शोज, देखा ये लोग ऐसे ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि आपके पंजाब का 36%। अब रिलीजेस देख लें, अगर यू विल बी शॉक, 5 से 10% रिलीजेस नहीं होती एनुअल, सारी फिर जो होती हैं वहां से ट्रांसफर होती हैं। आप कभी जो है ना मुल्तान से डेरा गाजी खान रोड सर, इतने हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, 10 साल से वो सड़क नहीं बन सकी, 1 रुपया नहीं दे सके। अब जाके कुछ थोड़ा सा हम लोगों ने रोला डाला है, वहां के कुछ लोगों ने वहां पे अखबारों ने डाला है, अब उनके लिए 1 अरब रुपया दिया है और 1000 वहां बोर्ड ला गए, शुक्रिया शहबाज शरीफ। आप मुल्तान से चलें, आप जाएं वहां पे, आप उस एमएम रोड जो है मुल्तान, आपका बखर, आप मियाँ वाली, लिया, आपका डेरा गाजी खां, आप चलते जाएं आप उस तक, उस डेरा इस्माइल खां तक, ये सड़क आपको लिंक करती है कराची से लेके आपको पिशावर, इवन आपके अफगानिस्तान। सर डेली बंदे मार रहे हैं, मैं तो वहां से जाता हूँ, लिया जाता रहता हूँ अक्सर। आप उस रोड पे जिंदा सलामत घर पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। कोई पैसा नहीं लगाया आपने, जो पैसे लगने थे ये आप उस स्लाइड्स हमारी देख लें, जो हमने थोड़ी हमारी टीम ने रिसर्च की है, कुछ मैंने जो लाहौर के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं हसन रजा, उनसे भी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन और इतलात ली है कि जनाब के 1.25 बिलियन रुपीज साउथ पंजाब का था, या सरायकेला को 1.25 बिलियन उठा के इन्होंने यहाँ कलसूम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक और अयाज सादे के हलकों में इन्होंने बांटा है सर। साउथ का पैसा था, वहां से मंगा लिया। मैं लिया का हूं सर, इन्हें चैलेंज करें, वहां पे परवेज अली ने 70 करोड़ रुपए से एक हॉस्पिटल बनाने की उन्होंने मंजूरी दी, उसका अभी ढांचा ही बना था कि मसूफ वहां जद्दा से तशरीफ ले आए शहबाज शरीफ साहब, सर उन्होंने 70 करोड़ रुपए वहीं से उसी दिन वापस मंगाया। आपके वजीराबाद वहां पे बेहतरीन उन्होंने हार्ट का एक आके परवेज अली ने वहां पे मंसूबा दिया, जो ही मसूफ बने उन्होंने कहा पैसे वापस करें। ये शहबाज शरीफ साहब जब 2008 में आए थे, एक ने नोटिफिकेशन करवाया था कि जितने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के पैसा पड़ा है सारा लाहौर शिफ्ट करो सर। आपने जो पैसा आता गया लाहौर लगाते रह गए। ये अंदाजा कर, लाहौर शहर की ड्रेनेज और सीवरेज की बेहतरी के लिए 75 करोड़ रुपए जो थे वो जनूबी पंजाब की स्कीमों से निकाल के शिफ्ट किए गए। ये जो आज बता रहे थे कि हमने दूध की नहरें बहा दी हैं सर, ऐसे आप देख लें कि इन्होंने वजीराला ये पंजाब शहबाज शरीफ ने पसमानदा इलाकों के 128 करोड़ लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी इन्होंने ट्रांसफर किए हैं सर, जो पसमानदा इलाके थे, जो पहले से गरीब थे। ये आपके सामने बहुत सारी डिटेल्स हैं सर, जो मैं आपको बता, ये पंजाब के दीगर आपके इजलात सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए, वहां से 2 बिलियन रुपीज लाहौर के आपके मोरिया आपका पुल की ब्रिज की तमीर के लिए सर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पैसे लगा के लाहौर पे लगाए पुल के लिए। इसके अलावा आप देखते जाएं कि डेरा गाजी खां, बहावल नगर, मियां चन्नू के पैसे, सहीवाल के पैसे,
एक लंबी लिस्ट है आमिर साहब जो आपको बता सकते हैं, जो आप उस पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एलोकेशन दिखाते हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के सारा पैसा ये वापस करते हैं, यहीं पे खाए जाते हैं। 4 बिलियन रुपीस अभी साफ पानी का प्रोजेक्ट का है ना जी, खुद एतराफ किया सुप्रीम कोर्ट में कि 4 अरब रुपए खर्च कर गए, जकूटा जिन खा गए, पानी की एक बूंद नहीं आई, और ये खुद एतराफ किया गया है। छोड़ दे साउथ में क्या हो रहा है, नॉर्थ में या पोटवारियों बेचारियों के साथ क्या हो रहा है, लीव देम। या इवन सेंट्रल पंजाब में बहुत सारी गुर्बत है, ये नहीं कि सेंट्रल पंजाब जो है हम उनके साथ कोई ये बात कर रहे हैं, वहां पे इश्यूज हैं, उन लोगों को डेवलपमेंट की जरूरत है। आपने डिसेंट्रलाइज ही नहीं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का कोई आपके कंसेप्ट ही नहीं है। 18वीं तरमीम ने मलिया मेड कर दिया है। बात करें 18वीं तरमीम पे जनाब, कि इसमें बहुत सारी चीजें गलत भी हुई हैं, सर वो डंडे लेके आ जाते हैं जमहूरियत में, विकास दिया था बेनिफिशरीज, उनको पूछ नहीं हो सकती, उनसे आप जवाब तलब भी नहीं कर सकते, उनकी मर्जी स्कीमें बनाएं, जब दिल चाहे पैसा आप वहां पे एलोकेशन करें, जब चाहे वापस ये जो है ना, क्विकली मैं कह दूं कि ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया था ना, जिसके ये बेनिफिशरी थे कि ये थाना कचहरी को अपने MP MNA के डिस्पोजल पे दे दें कि हमारे जितने मुखालिफ हैं उनको फेंटी लगाओ, और हमारा अपना आदमी जो भी है चाहे कत्ल भी करे तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वोट का तकद्दुस है, जिसको आपने इलेक्ट कर लिया उसको नहीं आप छेड़ सकते। वो इनका सिस्टम जो है ना वो सारा कोलैप्स कर गया। वो इसलिए कि ये जो 100 लोग इलेक्टेबल्स जो रखे थे, ये 25 का तो आ गया ना, 25-30 का सेफली और फिगर आ रहा है जो कि इनसे डिफेक्ट कर रहे हैं। तो ये 50 लोग जिनके इर्द गिर्द पूरा अपने डिस्ट्रिक्ट और जिले तहसील का निज़ाम था, वो जब जाएंगे तो उनके साथ ही उनका वोट बैंक चला जाएगा, क्योंकि वो वोट बैंक उनका जाती बना दिया गया है, क्योंकि उन्होंने थाना कचहरी का इस्तेमाल किया। सही है आमिर साहब, लास्टली इस मौजू पे फिर हमने ख्वाजा आसिफ पे भी जाना है, उन्होंने भी सुना है, हमें कहा है कि छाबड़ियाँ लगा के साफ ही बैठ जाते हैं, हर शाम छाबड़ी लगाते हैं। छाबड़ी, अब हम छाबड़ी वाले बन गए हैं। कहा तो कुछ दिन पहले था, मगर आज क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट में फैसला रिजर्व कर लिया गया, तो इसलिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो उस पर भी आते हैं। तो लेकिन उस पे लास्टली एक आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है, हमने भी तनकीद की थी और लोगों ने की है कि ये MNAs MPs उस वक्त चुप क्यों थे जब साउथ के साथ ज्यादती हो रही थी। मतलब ये है कि अगर साउथ के MNAs अपनी सोल अगर डेवल के हाथ भेज दें, लूसीफर जो है वो डील कर ले डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ, तो हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि ये डील जो है ना, ये शहबाज शरीफ और वहां के MNAs की थी। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम रोला डालें, हमारे इलाकों को पसमानदा रखा जा रहा है, नॉर्थ को पसमानदा रखा जा रहा है, इवन सेंटर में बहुत सारा पैसा नहीं लग रहा। वो ये कहते हैं ये हमारे दरमियान है। अगर MNAs चुप हैं, आप भी चुप रहें, आपने कोई बात, आप इस सूबे के वजीर आला थे, आप वहां पे आकर फेयर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज करना आपका काम नहीं था। आप तो मजबूर करते उन MNAs को MPs को कि इनके इलाकों में डेवलपमेंट कराई जाए, ताकि इन्होंने पसमानदी गुर्बत के जरिए जो लोगों से वोट लेते हैं उनको पसमानदा रख रहे मत करें। आप तो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, चंद पोलिटिकल फैमिली जिन्होंने पिक कर लिया मेरे साहब, वहां लगारियों को ये सपोर्ट कर रहे हैं कि लगारियों को जो हारे हुए वहां पे डिफीटेड आपके सामने जिस तरीके का वहां पे उनको आम लोगों ने हराया है, वो रो रहे हैं। जो वजीर साहब है, क्या नाम है, अब्दुल करीम, हाफिज करीम साहब हैं, वो अपनी निजी महफिलों में बैठे रो रहे हैं कि जनाब कि मैंने लगारियों को हरवाना था, उनको जितवाने के लिए मुझे सेनेट में लेके आए हैं। इन्होंने पॉलिटिकल फैमिलीज को स्ट्रेंथन किया, वहां पे उनको ब्राइब किया है, उनको करप्ट किया है, उन्हीं के मशरूम पे इन्होंने साउथ को पसमानदा रखा है। अगर साउथ डेवलप होता है तो क्वेश्चन होंगे, लोग पूछेंगे, उनके हाथ गिरबानों तक पहुंचेंगे कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, नौकरी को लेकर आ रहे हैं, हमारा फेडरल ये सर्विसेज में कोटा क्यों नहीं, हमारा यहाँ पे आपकी अलहदा NFC क्यों नहीं मिलता, हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किधर है। सो इन लोगों की एक डील है, ये बिटवीन उसके लूसीफर एंड डॉक्टर फॉस्टर्स वाली डील है, जो जिसका फायदा ये ले रहे हैं। तो बात ये है कि यही PTI-BC मॉडल पे चल रही है, तो हमारे इस निजाम से, सिस्टम से जान छूटती नजर नहीं आ रही। सही है, ठीक है। अभी अगर मैं ब्रेक की तरफ क्लास बढ़ रही, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मीडिया एंकर्स और सहाफियों को सौदेबाज कहा है, इससे मुताल्लिक तो बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ बलूचिस्तान के हुक्मरानों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी की दास्तान भी आपको सुनाएंगे, और मुल्क के बड़े इदारे PTV से लेकर रेडियो पाकिस्तान तमाम मुल्क के खजाने पर बोझ क्यों बन चुके हैं, इसकी दास्तान भी आपको सुनाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ गए थे, ख्वाजा आसिफ साहब से मुताल्लिक बात करनी थी। क्लासेस साहब, हम तो समझते थे कि हम सहाफत करते हैं, मगर वो समझते हैं कि हम लोग सौदे बेचते हैं, यहाँ पे छाबड़ा लगाते हैं, छाबड़ियाँ लगाते हैं यहाँ पे। अब अंदाजा करें, मतलब हमें वो शर्म हया दिलवा रहे हैं आमिर साहब, और मुझे वाकई शर्म आ रही है कि हम छाबड़ी लगाते हैं शाम को। अब वो बताने नहीं चाहते कि जिन दिनों हमारी छाबड़ी पे सौदा बिकता था तो सबसे बड़े गाहक जो है ना वो ख्वाजा आसिफ साहब। क्या बात है।
मतलब है उसमें अब मैं नाम लेना शुरू करूँ कि जिन जिन को मसरूफ बुला के उनकी खिदमतें होती थी, ये इन लोगों का तरीका है। मैं वहाँ से ऐसे नहीं, मैं गवाह पेश कर सकता हूँ कि लंदन में नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब थे, ज़ियाउद्दीन साहब, मैं, अरशद शरीफ, बाकी हमारी खानों में प्लेटें डालते थे कि सर ये नहीं लिया आपने, ये नहीं खाया, प्लेटों में खाना डालते थे। बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब भी यही कुछ करते थे इस्लामाबाद के। उसमें मैं माजरत के ना साहब के बड़े नाम ले रहा हूँ कि भूल जाऊँ, शाहीन सबाई साहब हूँ, आमिर मतीन साहब हूँ, मालिक हूँ, नुसरत जवेद साहब हूँ, ज़ियाउद्दीन साहब, पूछते रहें कि आप फिर सबको बुला के वही खुशामदें, वही स्टाइल, क्योंकि कल साहब ने डायरी लिखनी होती थी आप लोगों ने पार्लियामेंट से, और 4 अच्छे अल्फाज चाहिए होते थे इनको, अगर आप हमारे बारे में 4 अच्छे अल्फाज। उस वक्त मोहताज थे छाबड़ी से सौदा खरीदने पे, उस वक्त छाबड़ी फरोश सारे हम इनको अच्छे लगते थे। मैं भी बहुत अच्छा जर्नलिस्ट था ख्वाजा आसिफ साहब के लिए, जब जनाब मुशर्रफ साहब के 5 सालों में आपने लिखा, हमने, शाहीन सब दीगर लोगों ने लिखा। दिखा दें पहले वो क्लिप जो जरा आप उनकी राय देखें कि जो खुद वो अकामा होल्डर हैं माशाल्लाह, दुबई में मुलाजमत फरमाते हैं, एक उस पर तो हम आते हैं। जरा पिछले दिन उन्होंने मेरा ख्याल है कोई सियालकोट में गुफ्तगू की है, ये जरा सहाफ़ी सुन लें। और इसमें उन्होंने बार बार जिक्र किया है कि इन सहाफ़ियों को तनख्वाहें भी नहीं मिलती। जरा जुर्रत करें उन चैनल्स के नाम लें जिनकी लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, हमारा चैनल उसमें शामिल नहीं है। यहाँ पे सबको 10 तारीख तक तनख्वाहें भी मिल जाती हैं, और मेरा ख्याल है 2 टाइम या मुफ्त का खाना भी सबको मिलता है हमारे यहाँ मुफ्त में। खाई साहब को किसी को मुफ्त में चाय ना पिलाएं अल्लाह के फजल से। तो जरा कौम को दिखा दें, उनके नाम भी ले लेते चैनल्स के जो आपके बड़े हमदर्द हैं, जिनके बारे में कहते हैं वो तनख्वाहें भी नहीं देते अपने स्टाफर को। सर हमारा ग्रुप हो या 2-4 और ग्रुप में वक्त पे तनख्वाहें भी देते हैं। हमारी छाबड़ी माशाल्लाह अच्छी चल रही है। बिल्कुल, जिनकी जो आजकल आपके पीछे छाबड़े लेके फिर रहे हैं ना, उनको तनख्वाहें उनके वर्कर्स को नहीं मिल रही। हम प्राइवेट सेक्टर में कमा रहे हैं, हम टैक्स पेयर्स का पैसे से यशिया नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस। और जरा ख्वाजा आसिफ साहब किसी और मेरे साथ कंपेयर भी कर लें कि वो कितना टैक्स दे रहे हैं और हम कितना टैक्स दे रहे हैं, हमारे पैसे में बैठ के अयाशा कर रहे हैं। जरा कौम को जरा वो सुनाए कि उन्होंने क्या पार्ल ऑफ विजडम जो है ना, वो ख्वाजा आसिफ साहब जो सहाफियों के आगे पीछे फिरते थे, वो आज क्या फरमा रहे हैं, उनकी क्या राय है सहाफियों के बारे में। जी प्रोड्यूसर साहब जरा वो क्लिप सुनाइए हमें। फाल निकालने वाले लोग जो है कहते रहे, ये मीडिया के लोग जो हैं, ये मीडिया भी कारोबार बन गया हुआ है, ये सहाफत नहीं रही। ये भी शाम को छापे लगा के बैठ जाते हैं और सौदा बेचना शुरू कर देते हैं। ये सहाफतनामा कोई पेशा जो है, कोई मुकद्दस पेशा या जिस तरह सियासत पेशा उस तरह सहाफत भी पेशा। इलेक्शन ना हो तो फिर मार्शल लग जाता है, फिर मार्शल का भी भुगतान करते हैं। लेकिन ये तो हर दौर में जो है, ये साफी लोग जो हैं अल्लाह के फजल से इन पे खुशहाली रहती है। और जिस तरह मैंने आपको कहा है 6-7 बजे छापा ला के बह जाते हैं, तो राती 12-1 बजे तक लगे रहते हैं, फिर अगले दिन सवेरे फिर शुरू हो जाते हैं, फिर 12 में तीसरी दफा रिपीट कर देगा। अपना अपना प्रोग्राम खत्म करके 4 बंदे इकट्ठे रल के भी बह जाते हैं, उतना दिल भी नहीं भरता है। मैं क्या मैं कैमरे को फायदा चुक लवा ना, ताकि इन्होंने पता लगे मैं की कह रहे हैं। मैं ना कैमरे वाले को पूछ लो, इन्होंने तनख्वाह मिली है, इन्होंने अपने चेंबर अपने चैनल को नहीं मिली है, पूछ लो इन्होंने। अद्धे तनख्वाह नहीं मिली दिया होंगी, अद्धे को 3-4 महीने लेट मिलती हैं। ये कारोबार है, ये एक सितम ज़रीसी है, ये एक ट्रेजेडी है हमारे मुल्क में कि जिस चीज को इबादत समझा जाता था वो कारोबार बन गया। चाहे वो सियासत है, चाहे वो सहाफत है, हर तो क्लासेस साहब जिन्होंने सहाफत को कारोबार बनाया था उनका नाम भी लेते, ये भी जरूरत करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब जाने जाते हैं जी माशाल्लाह, बड़े बोल्ड हैं, जो बात वो कहनी वो कह देते हैं। यहाँ पे जबान कांप गई उनकी। बताया ना कि किसने कहा था कि ये मेरा कारोबार है। जी जी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये किसका कोर्ट है, जरा सुनाते, जरा ख्वाजा साहब जरा जुर्रत करते, हिम्मत करते। सुप्रीम कोर्ट में किसके ये चैनल के नाम पहुंचे हुए हैं कि जनाब ये अपने वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं दी, इन महीनों से 2-2 महीनों से। नाम लें, जरा जुर्रत करेंगे भी करें ना, जरा थोड़ी सी जुर्रत, जरा हिम्मत करें। कौन से चैनल हैं? हाँ जी, उनसे पूछ लेते कि कौन कौन किस किस चैनल का है जिसको तनख्वाह नहीं मिली। चलो हमारे लिए तो बड़ी एक मतलब उसको सियासत थी, वो इबादत थी, प्रोफेशन थे। तो मेरा ख्याल है आप लोगों पे भी कोई जिम्मेदारी आयद होती थी। मुल्क का वजीर खारजा वो पकड़ा जाए बैरून मुल्क नौकरी करते हुए, और 3 करोड़ 40 लाख रुपए सालाना
वो वहां से तनख्वाह ले रहा हो। मतलब इनके नजदीक ये छाबड़ी, हमारी वाली छाबड़ी जो है, जो सारे उसमें शामिल हो गए छाबड़ी फरोश अब हम, मतलब वो बड़ी छाबड़ी है। या आपने जो वहां पे दुबई में खोल के रखी थी वो बड़ी छाबड़ी, मतलब ख्वाजा आसिफ साहब जैसे ये बेनिफिशरीज है, इनको जानते कोई नहीं था। आज मेरा ख्याल है आमिर मतीन हूँ, नुसरत जवेद साहब हूँ, हामिद मीर साहब हूँ, या शाहीन हामिद मीर साहब का मैं नहीं कह सकता, वो बड़े वो खाई साहब के दोस्त हैं, वो डिनाइल कहा रखते हैं, बाकियों का मैं राइट ले लेता हूँ। शाहीन सबाई, जियाउद्दीन साहब, हमारे जैसे लोग आज इनकी गुफ्तगू सुन के हार्ट फील कर रहे हैं कि ख्वाजा साहब को उठाने में, ग्रूम करने में, और इनको बहुत बड़ा वारियर। मीर साहब हमारे से भी ज्यादा इस पे सीख पाए हैं। चलें, आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। मैं अब उस पर, मैं तो खैर मैं ये लिबर्टी नहीं ले रहा, उनके ख्वाजा साहब से एक ताल्लुक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिनाई कर सकते हैं, इसलिए मैं इस बात को मैंने कॉमेंट नहीं किया। सो ख्वाजा साहब ले लें, वो बैरून मुल्क वो डबल नौकरी करें आमिर साहब, वो वहां पे जाके एक अरब शेख के मुल्क के वजीर खारजा होते हुए वो यूएई के किसी शेख के सीए को रिपोर्ट करते हैं। ये कोई शर्म की बात नहीं, ना हमारे लिए है, ना इस मुल्क के लिए है, ना ख्वाजा आसिफ साहब तो खैर वो तो अगर वो फील करते तो ये काम ना करते। सारे का सारा मलबा मेरे साहब हमारा कसूर है। इस मुल्क में जितना भी इश्यूज हैं वो हमारे पैदा किए हुए हैं। ये लोग बड़े नेक हैं, ये बड़े पाक हैं सर, इनका कहीं पे कोई कसूर नहीं है, ये बड़े इंतहाई क्लीन लोग हैं। इस मुल्क में मीडिया का कसूर एक ही है कि मीडिया ने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया, उनको इन्फॉर्म करना शुरू किया। जो आपकी साइलेंट मेजॉरिटी थी, अखबार नहीं पढ़ सकती थी, जो आपकी किताबें नहीं पढ़ सकती, अनपढ़ ज़्यादा है हमारे यहाँ, मतलब आपके 60-70% अनपढ़ थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, जिन्हें पता नहीं था इस मुल्क में हो क्या रहा है। यकदम आपके सामने टीवी चैनल्स आ गए, उन्होंने एक्सपोज करना शुरू किया इनकी करप्शन, इनकी मिसमैनेजमेंट, इनकी इरेगुलरिटीज़, इनकी इनकम्पिटेंसीज कि ये मुल्क नहीं चला पा रहा, इनसे चल नहीं पा रहा। तो फिर उसके बाद ये गुफ्तगू सुननी थी जो ख्वाजा साहब कह रहे थे। आजकल ये सिर्फ सब मीडिया से खिलाफ नहीं है, ये आजकल फौज के भी खिलाफ है, ये आजकल जजों के भी खिलाफ है, ये मीडिया के भी खिलाफ है, ये अपोजिशन के भी खिलाफ है, ये अपनी पार्टी के अंदर जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके भी खिलाफ है। अच्छे सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया खराब है। अच्छे वो चंद लोग हैं, वो एक ख़ास ग्रुप है नून लीग का, जो कोई मोटरसाइकिल पे आया था या कोई बैंकर था या हमारे जैसे ही लोग होते थे, अरब खरबपति बन गए, वो बस अच्छे लोग हैं, बाकी सारे खराब हैं। बहरहाल जी ख्वाजा साहब जो है, चले बहरहाल जी मेरा ख्याल है कोर्ट जो है वो फैसला करेगी कि क्या मुल्क का वजीर खारजा जो है दुबई के एक शेख सीईओ को रिपोर्ट करे और उसे 3 करोड़ 50 लाख रुपए सालाना तनख्वाह ले, और पाकिस्तान का वजीर खारजा भी है। लेकिन ये शर्म जो है ना वो हम सहाफियों को आनी चाहिए। सही है, लोगों को नहीं आनी। ये सहाफियों का टाइम नहीं है। अगर वो तस्वीर दिखा दें, एक हामिद मीर साहब ने इस पर कल मैं बात करूंगा कि जब हम अच्छे थे और जब ये ख्वाजा साहब और ये हमें लेके जाते थे, ये हामिद मीर साहब ने रिसेंटली रिलीज किया है, ये 1996 की है, जब यहाँ से उठा के हमें ले जाया जाता था, हमारी प्लेटों में बोटियां डाल के खिलाई जाती, उस वक्त बड़े अच्छे थे। इसका कल मैं बताऊंगा। बिल्कुल, एक सवाल भी अपनी जगह पर रहेगा कि सियासत के मैदान में जिन्होंने करप्शन की छाबड़ियां लगाई थी उनका हिसाब कौन देगा। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।